Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्ट बुक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट मैथमेटिक्स के बारे में। तो अगर आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के एग्जाम के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैथ्स का सेशन है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक्चुअल में ना मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन आज के लिए आपके लिए, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहां पर मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम स्टार्ट में डिस्कस करें तो देखिए, एक तो ये है कि 13 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए कि अदर सब्जेक्ट में भी ना इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अदर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, इनकी इंपॉर्टेंस अदर सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ओवरऑल ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज बेसिकली इसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी बताऊंगा और उसके बाद फिर हम सिलेबस को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी ब्रांचेस के लिए। तो वहां पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो उस पोर्शन को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम अगर स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला 13 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है, तो 13 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? देखो यहां पर होता क्या है ना कि मैथ्स में जो 13 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है उसमें आप पूरा 13 का 13 स्कोर कर सकते हो। ये चांसेस बहुत हाई रहती है अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो। जबकि अदर कोर्स सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा स्टडी कर लो लेकिन चांसेस बनी रहती है फिर भी कि कोई ऐसी नई प्रॉब्लम आ जाए, एक प्रॉब्लम आ जाए या दो प्रॉब्लम आ जाए जो कि किसी से भी ना बने, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो, कुछ नया टाइप का कॉम्बिनेशन आ जाए आपके एग्जाम में। ये चांसेस हैं। लेकिन मैथ्स में ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कंसेप्ट को स्टडी कर लिया है स्मार्ट वे में, तो आप ना अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। पूरा का पूरा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट रहता है। तो यहां पर ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखना है। इसलिए इसी पॉइंट से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका ये रहेगा कि फिर हमें पढ़ना कैसे है मैथ्स को। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करो, मैथ्स में ना आपको कंसेप्ट तो पढ़ने ही है, ठीक है। जब हम क्लास में भी स्टडी करेंगे तो कंसेप्ट तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं। तो क्लास में जब टेक्स्ट बुक का आपका बैच स्टार्ट होगा तो आप कंसेप्ट स्टडी करोगे, लेकिन हम प्रॉब्लम भी बहुत सारी स्टडी करेंगे क्लास में ही। लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करते समय भी प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व करनी है। तो मैथ्स में कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थ्योरी पढ़ो लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, आपको प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व करनी है। तो इसी से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि क्लास में तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम बाकी की प्रॉब्लम हम कहां पे सॉल्व करेंगे? तो देखो, बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो आप सोच रहे होंगे कि लेट्स सपोज मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूं तो कितनी प्रॉब्लम मिल जाएगी मुझे प्रीवियस ईयर की, अगर मैं 15 ईयर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करूं तो उसके लिए सॉल्यूशन है ना। आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तो आप सिविल ब्रांच की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो मैथ्स की, आप इलेक्ट्रिकल की भी सॉल्व कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सॉल्व कर लो, आप केमिकल ब्रांच की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो तो बाकी ब्रांचेस की सॉल्व कर लो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास हो जाती है। और अगर आप ना लास्ट 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स की इतनी सारी प्रॉब्लम अगर आप लगा लेते हो ना, तो यकीन मानो आपको पूरा का पूरा वेरिएशन समझ में आ जाता है। और आप देखोगे इतनी सारी प्रॉब्लम लगा लेने के बाद कि प्रॉब्लम ना एक जैसी ही होती है, प्रॉब्लम ज्यादा चेंज नहीं होती है। आपको सारे वेरिएशन पता चल जाएंगे और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम से पहले। तो यहां पर ना आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि ना मैथ्स को लास्ट के लिए लीव नहीं करना है। ये बहुत लोग करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने मेन कोर सब्जेक्ट पहले पढ़ लेते हैं, मैथ्स को लास्ट में पढ़ लेंगे, ये तो इजी सब्जेक्ट है, या मैथ्स तो है लास्ट में पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो 13 मार्क्स की प्रॉब्लम आती है, उसमें आप पूरा पूरा स्कोर कर सकते हो और उसी को आप लास्ट के लिए लीव कर रहे हो। और मैथ्स की इंपॉर्टेंस अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा है, तो आप मैथ्स को लास्ट में पढ़ते हो और अदर सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते रहते हो मैथ्स के कंसेप्ट के कारण। तो मैथ्स को ऑलवेज स्टार्ट में पढ़ो। और हमारा टीम टेक्स्ट बुक का टारगेट भी यही रहेगा कि मैथ्स ना आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट में से ही एक हो, क्योंकि मैथ्स के कंसेप्ट जैसा मैंने बोला अदर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
तो हम तो आपको स्टार्टिंग में ही मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट। लेकिन आपको भी घर जाकर उसे स्टडी करना है। जब क्लास हो जाए तो आपको उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है उसके लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम लगानी है। मतलब आपको भी स्टार्ट से ही लगे रहना है उसके लिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश करो डेली 1 आवर मैथ्स के लिए आप दो, और स्टार्ट में आप ज्यादा भी दे सकते हो। जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ तो कोशिश करो आप हाफ एन आवर कर दो, 45 मिनट्स कर दो, लेकिन आपको डेली टच में रहना है मैथमेटिक्स के। ये पॉइंट आपके लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और यहां पर आपको ये बात भी स्टार्ट से ही माइंड में रखनी होगी कि आप जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो मैथ्स की, तो पूरी की पूरी कोशिश करो कि चूंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन वाली ही रहती है, तो पूरा लास्ट तक ही सॉल्व करो। ये मत करो कि आपने आधी प्रॉब्लम सॉल्व करी और फिर उसको आपने लीव कर दिया, ठीक है। ये आप कभी भी मत करो, क्योंकि ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम जो है 100% चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग ही हो जाएगी। जबकि अगर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ना, तो ऑप्शन में फिर भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, आपको ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो आप पहचान जाते हो कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की होगी। लेकिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप अगर स्टार्ट से ही प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे ना, तभी आपकी हैबिट रहेगी एग्जाम में भी। तो हमेशा लास्ट तक करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो भी रही है तो आपको समझ में आए कि आप कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। और एक और बात, स्टार्ट से ही आपको ना गेट कैलकुलेटर का यूज करना है। आप खुद सोचकर देखो कि आप 4 इयर्स तक बीटेक में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है। उसकी हैबिट आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप अपनी गेट की प्रिपरेशन के टाइम में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करते चले जाओगे, तो फिर गेट के एग्जाम में अचानक से जब आप ऑनलाइन गेट कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपकी स्पीड कितनी स्लो रहेगी उसमें, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, हमारी क्लास ले रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कैलकुलेशन हो, तो आपको ना गेट कैलकुलेटर से ही करना है। कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उसी की आपको हैबिट बनानी है स्टार्ट से। तो ये आपके ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस को। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा जो कोर्स है गेट मैकेनिकल का, लाइव कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली आपका स्कोर बूस्टर बैच है ये आपका, जहां पर आपको 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। जैसा मैंने आपको बोला, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा आपको देंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है प्रॉब्लम्स की। अगर आप प्रॉब्लम कर लोगे ना बहुत अच्छे से, तो आप ऑलवेज कॉन्फिडेंस फील करोगे एग्जाम के पहले। इसके अलावा 80+ आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको एग्जाम क्वालिफाइड कोच मिलेंगे। बेसिकली आपको वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। और हमारा बेसिकली टीम टेक्स्ट बुक का टारगेट यही रहेगा कि आपको इस तरीके से टीच किया जाए ना कि आपको डिफिकल्ट टॉपिक भी बहुत इजी लगे। तो एग्जाम में ना मीडियम लेवल की, इजी लेवल की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर पाओ, लेकिन डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम भी आप बहुत अच्छे से, आसानी से सॉल्व कर पाओ और एग्जाम में अच्छे से अच्छा रैंक अचीव कर पाओ। यही हमारा टारगेट है, टीम टेक्स्ट बुक का टारगेट है। तो यहां पर बेसिकली अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको इंफॉर्मेशन दे देगी। तो वापस आते हैं कंटेंट पे। तो बेसिकली ना पहले हम एमएसक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम सिलेबस पे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एमएसक्यू है क्या? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। इस बार बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि एक नया कंसेप्ट इंक्लूड हुआ है, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कैसी प्रॉब्लम आएगी, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगी क्या, या सारी की सारी थ्योरिकल प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट रहने वाले हैं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में पहले भी आती है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएगी, अभी मैं आपको शो करूंगा। और इसके अलावा प्रॉब्लम टफ होगी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो लेवल है गेट का वो तो ऑलवेज वही रहने वाला है, मेंटेन रहेगा आपका लेवल, ना बहुत ज्यादा टफ होगी ना बहुत ज्यादा इजी रहेगी। और इसके अलावा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मैथ्स में भी एमएसक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप ध्यान से देखो। तो यहां पर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, सबसे पहले लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है
और मैट्रिक्स ए आपको ना कुछ इस तरीके से गिवन है 2 3 4 0 0 0 0 0 0 और आपको अगर प्रॉब्लम में ये बोला कि डिटरमाइन द आइगन वैल्यू फॉर ए इनवर्स, तो आपसे प्रॉब्लम में ए इनवर्स की आइगन वैल्यू यहां पर पूछ लिया। वैसे जरूरी नहीं कि इतनी इजी प्रॉब्लम आए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया, एक आपको ऑप्शन दे दिया 1/2, एक आपको ऑप्शन दे दिया 1/3, एक आपको ऑप्शन दे दिया 1/4 और एक आपको ऑप्शन दे दिया यहां पर 1/10। ठीक है, तो यहां पर आप देखो आपको कैसी स्टेटमेंट बोलेगा। अगर एमएसक्यू टाइप की प्रॉब्लम होगी तो आपको बोलेगा मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज यूज करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ए की आइगन वैल्यूज आप जानते हो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या क्या हो जाएंगे आपकी 2 3 4। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी आपको पता है, 1/2 होगी, 1/3 होगी और 1/4 होगी। डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो 1/2 पे आप टिक कर दोगे, 1/3 पे और 1/4 पे। क्लियर हो रहा है पॉइंट अच्छे से। और यहां पर 1/10 नहीं होगी, आप जानते हो अच्छे से। तो इस तरीके से ना आपके 3 ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। एक और पॉइंट है बहुत लोगों के मन में कि हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि एमएसक्यू टाइप की प्रॉब्लम है अगर मेंशन ना हो तो आप देखो ध्यान से, जनरली जब आप एग्जाम देते हो ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑप्शन जब टिक करते हो तो जब आप एक ऑप्शन पे टिक करते हो फिर दूसरे पे टिक करते हो तो पहले से टिक हट जाता है ना। आप एक ही ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। जब एमएसक्यू टाइप की प्रॉब्लम होगी ना तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन में टिक कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है, ये भी एक चांस हो सकती है ना। तो एग्जाम में आपके पास तरीके रहेंगे कि आप आइडेंटिफाई कर जाओ। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखना। और वैसे यहां पर अगर आप देखो तो आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है। और अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ कि अगर ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये अगर पहले आई होती या पहले जो आई हुई है इस टाइप की प्रॉब्लम, वो कैसे आती थी, तो आप देखो आपको ऑप्शन ए सपोज करो दे देता 1/2, 1/3, 1/4 और ऑप्शन बी सी डी अलग अलग आपको दे देता। तो इससे आप बहुत आसानी से आइडिया लगा सकते थे कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। लेकिन देखो यहां पर भी देखो सेम प्रॉब्लम ही तो है ना। यहां पर आपको अलग अलग एक एक ऑप्शन में दे दिया है वैल्यू और यहां पर आपको एक ही ऑप्शन में तीनों वैल्यू दे दिया है। तो प्रॉब्लम तो आती है इस तरह की, पहले भी आई हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहां पर मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूं तो आप देखो, सपोज करो आपको बोल दिया फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, आपको कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया ए और आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे दिया। आपको बोल दिया ए टी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन बी दे दिया आपको ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ऑप्शन सी आपको क्या दे दिया यहां पर, ऑप्शन सी आपको यहां पर दे देगा सपोज करिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और ऑप्शन डी आपको दे देगा यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सपोज करो आपको अगर 4 ऑप्शन यहां पर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। और देखो अगर आपको नॉलेज है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, तो अगर किसी को सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो वो ये थ्योरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएगा। किसी को अगर सिर्फ एक या 2 प्रॉपर्टी पता होंगी, लेट्स सपोज किसी को पता है कि हां ये स्टेटमेंट होती है लेकिन बाकी का नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर पार्शियल मार्किंग नहीं है। यहां पर आपको सारे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा लेकिन हां नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो यहां पर ना आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि कौन कौन से ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहने वाले हैं और पूरी कोशिश करनी है कि करेक्ट आंसर ही देना है। जिन्होंने अभी तक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं स्टडी किया है आप रिसर्च करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो कोर्स पे भी जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी आप ये आंसर जरूर देना मुझे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी पहले आई होती तो किस तरीके से आती, सपोज करो आपको ये ना स्टेटमेंट दे देता, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4 और आपको बोल देता ऑप्शन नंबर ए में स्टेटमेंट 1 2 3 4 चारों सही है,
स्टेटमेंट 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी में दे देता, ऐसे आपके 4 ऑप्शन क्रिएट कर देता। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आई है पहले, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कुछ अलग नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, प्रॉब्लम्स लगाओ प्रीवियस ईयर की, और जो हम आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे उन्हें लगाओ, बस आपके लिए इतना इनफ है। कंसेप्ट हम आपको पूरा का पूरा क्लास में सिखा देंगे, आपका काम सिर्फ यही है कि आप बस प्रैक्टिस करो। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, बाकी सब काम हमारा है। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम यहां पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा, तो ध्यान से देखिए। तो बेसिकली अभी एंड ऑफ द मंथ सेल आपके लिए चल रहा है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, और यहां पर 100 प्लस से ज्यादा कोर्सेज हैं, 6500 प्लस से ज्यादा आपके लिए टेस्ट हैं, और 299 रुपीज का है, और इसके साथ में आपको 3 मंथ्स का गाना प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.testbook.com/u/pass में विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑफर है, आप ले सकते हैं इसे भी। और यहां पर इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वन पास फॉर 100 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा कोर्सेज, 3500 प्लस मॉक टेस्ट, 500 से भी ज्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज में। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं सिलेबस में, जो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। देखो यहां पर मैं 1 बाय 1 सारे के सारे चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैंने ना मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस मेंशन कर दिया आपके लिए, और यहां पर मैं सभी ब्रांच के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक बहुत सारी ब्रांच में ना भी हो, तो मैं वहां पर बताते भी चलूंगा, मेंशन भी करते चलूंगा, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? और यहां पर मैं हर एक चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। तो जो मार्क्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो रेंज में होंगे। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे टॉपिक हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांचेस में ना हो, तो किसी का सिलेबस थोड़ा छोटा हो सकता है, किसी का थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स में वेरिएशन आपको मिल सकता है। दैट्स व्हाई मैं एक रेंज में मार्क्स आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा, इस पे आप देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से और डिटेल में स्टडी करने हैं, ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा है, उस पे देखो सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा मेंशन कर दिया है, लेकिन आपके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिटरमिनेंट है वो भी आपको ना बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अगर आप डिटरमिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा में प्रॉब्लम होगी। ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं, तो हो सकता है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से आप डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करो, लेकिन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपको लीव नहीं करना है, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उस पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो पूरा का पूरा यूज होता है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका यूज होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का। तो ये बात आपको ऑलवेज माइंड में रखनी होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? इसके बाद अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की, तो यहां पर भी ना अगर आप बोलोगे तो हो सकता है डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज पे प्रॉब्लम ना आए, हो सकता है कैले हैमिल्टन थ्योरम से आ जाए, लेकिन वहां भी आपको नॉलेज तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का होना चाहिए ना। बेसिकली आपको आइगन वैल्यूज का नॉलेज तो होना चाहिए, उस कंसेप्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ऑलवेज ध्यान में रखो, ये जो पूरे के पूरे टॉपिक्स है ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा हो गया आपका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, आइगन वैल्यूज हो गया, आइगन वेक्टर्स हो गया, ये कंप्लीट टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहां से ना आप हर साल 2 to 4 मार्क्स की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली 3 मार्क्स आप ऑन एन एवरेज लगा सकते हो, इतनी प्रॉब्लम हर साल आती है, कभी मिस नहीं होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं कैलकुलस के बारे में, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। कैलकुलस में आप देखो यहां पर मैंने ना वेक्टर को भी साथ में ले लिया, वेक्टर कैलकुलस को भी, तो एक काफी बड़ा सिलेबस आपका हो जाता है। इसमें से आप एवरी ईयर 3 to 5 मार्क्स की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन ब्रांच बाय ब्रांच डिपेंड करेगा आपके लिए। यहां पर अगर आप देखोगे टॉपिक्स, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन हो चाहे ना हो। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना ही है, क्योंकि लिमिट की अगर मैं बात करूं ना,
तो लिमिट आपका अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। वैसे मैट्रिक्स वाले टॉपिक भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो लिमिट आपके लिए अदर सब्जेक्ट में यूजफुल रहेगा। और लिमिट में एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत लोग ना सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। आपको एल हॉस्पिटल रूल पे तो फोकस करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके अदर फॉर्म्स होते हैं आपके, उनमें भी आपको फोकस रखना है, ठीक है। अगर मैं डिस्कस करूं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म और भी जो आपके फॉर्म है, वो आपको ऑलवेज ध्यान में रखने हैं। बाकी आप जानते हो कि सारे फॉर्म लास्ट में एल हॉस्पिटल वाले फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 0/0 या इनफिनाइट बाय इनफिनाइट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको क्लास में 5 to 6 फॉर्म बताऊंगा एक्स्ट्रा, तो उन फॉर्म्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप 3 to 4 प्रॉब्लम हर एक फॉर्म में लगा लो, मोर देन इनफ होगी आपके लिए। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर यहां पर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ इंटीग्रेशन के बारे में, तो आप देखो इंटीग्रेशन में ना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट ना करो, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी इंटीग्रेशन जो है आपका मैथ्स के सिलेबस में ही, जैसे कि आप बात करते हो वेक्टर कैलकुलस में, तो ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, इन सब में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तब भी आपका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो इंटीग्रेशन में से प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है, चाहे आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको दिखाई ना दे। और अदर सब्जेक्ट्स में भी इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ना इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल की, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप 2 to 3 प्रॉब्लम इनकी भी लगा सकते हो। और इसके अलावा पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एग्जाम में चाहे आप डायरेक्ट प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आप देखोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ना, तो अदर सब्जेक्ट में तो यूजफुल है ही। यहां पर अगर मैं आपको शो कर दूं तो देखो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, डेल ऑपरेटर जो आप पढ़ते हो, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का नॉलेज आपको ना बहुत ज्यादा अच्छे से रहना चाहिए। क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्ट वे में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं टेलर सीरीज के बारे में डिस्कस करूं, तो ये टेलर सीरीज हो गई या आपकी मैक्लॉरिन सीरीज हो गई, ये आप ना 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हो पूरे के पूरे सिलेबस में। तो आप ध्यान रखो टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज से ना आप साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स और जितने भी फॉर्मूले हैं, सीरीज हैं, आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए सीरीज, ln 1 + x की सीरीज सपोज करो आप एग्जाम में भूल गए और आपको मैक्लॉरिन सीरीज आती है, तो आप बड़े आराम से ln 1 + x की सीरीज जल्दी से डिराइव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो आप 30 से 40 सेकंड में यहां पर डिराइव कर जाओगे। तो ये बात ध्यान रखो, मैक्लॉरिन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, 1 वेरिएबल के लिए भी और 2 वेरिएबल के लिए भी। और एक बात और, यहां पर ना मैक्सिमा मिनिमा में या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंपल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को बना लेते हैं और क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट चाहिए बस उसी पर ही फोकस रखते हैं। लेकिन ना यहां पर एप्लीकेशन जो मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक के साथ एसोसिएट हो सकता है, या बेसिकली जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका डिस्कशन कोई नहीं करता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है ना, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पे ही डिस्कशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पे ही डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन किन क्वेश्चन पे डिस्कशन होता है? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लो, मिनिमम वैल्यू अचीव कर लो, आपको एफएक्स गिवन है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीमम वैल्यू क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, सिर्फ उसी का ही डिस्कशन होता है ज्यादा, ठीक है। जो इसके अंदर के पॉइंट्स है ना, उसका डिस्कशन नहीं होता है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं होता है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक्स तो स्टडी करें, लेकिन साथ में कुछ एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम भी यहां पर डिस्कस करें, जो कि एग्जाम में अगर आती है तो फिर वो आपसे हो पाए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सबसे अलग हो, ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए ना आपके एग्जाम में, तभी तो आपका रैंक अच्छा आएगा कि आप डिफिकल्ट टाइप की प्रॉब्लम भी कर पाओ एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप सारी फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व करना शुरू कर दो, बट आपको ना एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए पूरे सिलेबस में कि कहां कहां आपको क्या क्या एक्स्ट्रा स्टडी करना है, या कहां कहां आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम और लगाने की जरूरत है। ये पॉइंट आपको ऑलवेज क्लियर रहना चाहिए।
इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ फोरियर सीरीज, तो फोरियर सीरीज देखो आपको ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। और वैसे अगर मैं डिस्कस करूं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की, तो वो तो फोरियर सीरीज को सिग्नल एंड सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ते ही हैं, तो उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन मैं बाकी ब्रांचेस की यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं डिस्कस करता हूं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इसके अलावा वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, तो देखो यहां पर एक बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अब ईएमएफटी ऐड हो गया है, तो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है कि वो ईएमएफटी में भी इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएमएफटी का पोर्शन सबसे ज्यादा है। लेकिन बाकी ब्रांचेस में ना थोड़ा सा ये टॉपिक अलग टाइप का हो जाता है। तो मैं बाकी ब्रांचेस के लिए यही बोलूंगा कि आपको ना सिर्फ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही फोकस करना है। आपको यहां पर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को या इलेक्ट्रिकल वालों को या इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, कर्ल, डाइवर्जेंस, इन सब के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बहुत इजी प्रॉब्लम बनती है, मैं आपको करवाऊंगा भी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और देखो ये सारे टॉपिक जो है ना वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत इजी है। तो अगर आप एक एक दो प्रॉब्लम भी लगा लोगे, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा, तो मोर देन इनफ है। और यहां पर ध्यान रखना, ये जो लास्ट में है गॉस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक एक दो प्रॉब्लम नहीं लगानी है, इस पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लगानी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हम क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे क्लास में तो हम हर एक टॉपिक की बहुत सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपकी सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं कि कहां पर आपको किस रेंज में प्रॉब्लम लगानी चाहिए। अब यहां पर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, तो आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना बेसिकली अगर मैं बोलूं तो 4 से 5 आपके ना मेन फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गए, लीनियर, नॉन लीनियर, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, इसके अलावा आपके हो जाते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ऐसे करके ना 4 से 5 आपके मेन फॉर्मेट होते हैं। तो आपको ना उनका नॉलेज होना चाहिए, और हर एक फॉर्मेट पे आपको ना 4 से 5 प्रॉब्लम लगा लेनी चाहिए। और यहां पर भी मैं हाईलाइट करूंगा कि यहां पर भी ना जैसे आप जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो, अगर ना एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम वहां बन सकती है तो आप जरूर करो, और हम कोशिश करेंगे क्लास में एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम करने की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और आप यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट भी करते हो। और यहां पर फिर आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपके लिए, तो आपको आईएफ निकालना आना चाहिए, आपको पीआई निकालना आना चाहिए, आपको सीएफ निकालना आना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल सेपरेशन मेथड ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में भी उसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका, यहां से आप पूरे के पूरे सिलेबस से 2 to 4 मार्क्स की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहां पर आप देख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मेंशन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत सारी ब्रांचेस में मेंशन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मेंशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ध्यान रखना है कि आप सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हो, इलेक्ट्रिकल वाले भी सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको चाहे आप कहीं भी पढ़ो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में भले डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी दिखे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में ये काफी यूज होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट अदर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये बात आप ऑलवेज ध्यान में रखो। तो 2 to 4 मार्क्स आप इस पूरे चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करूं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में, तो यहां पर आप 1 से 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की बात करें तो सिविल ब्रांच में ये नहीं है, लेकिन बाकी ब्रांच वालों को थोड़ा फोकस रखना है। इसमें से 2 मार्क्स तक ही मैं बोलूंगा आप प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर लेते हो। तो यहां पर ना आपको कहां कहां ज्यादा फोकस रखना चाहिए, तो देखो ये जो है एनालिटिकल फंक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास में ना 4 फॉर्म डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है, डिफरेंट 4 फॉर्म डिस्कस करेंगे जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ही फोकस रखना है एनालिटिकल फंक्शन में। और इसके अलावा ना ये जो आपका कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, और जैसा मैंने बोला था टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, देखो आप टेलर सीरीज फिर से आ गई, तो इन सीरीज पर भी आपको फोकस रखना है। लेकिन अगर मैं मेन हाईलाइट करूं ना, तो एनालिटिकल फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे क्लास पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है, और आपको सेल्फ स्टडी करते समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस पे करनी होगी। तो यहां पर 1 से 2 मार्क जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा
प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी में ना आप अगर प्रोबेबिलिटी की बेसिक प्रॉब्लम की बात करते हो या सिर्फ प्रोबेबिलिटी से प्रॉब्लम की अगर बात करते हो जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो ये ना पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्लास में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना कर लें, लेकिन लास्ट में ना आपको अपना कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, आपका कंसेप्चुअल माइंड होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, बस आपको ना थोड़ा आराम आराम से इसकी प्रॉब्लम घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम आराम से आपको ना प्रैक्टिस करनी है, सोचना है कि कहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, कंसेप्ट खुद से लगाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि 2 मिनट सोचे नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लिए, उससे नहीं हो पाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? वैसे हम क्लास में भी बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको भी इस पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वैसे अगर मैं डिस्कस करूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस पे आप काफी फोकस रख सकते हो, बेस थ्योरम पे आप काफी फोकस रख सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि मीन, मोड, मीडियन हो गया आपका, और यहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इसको आप बस बेसिक पढ़ लो, कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, एक एक दो प्रॉब्लम आप कर लो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा देखो रैंडम वेरिएबल्स और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इन पे अगर हम फोकस करने के लिए जाए ना, तो आपको यह बात समझनी होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हो ना, तो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करूंगा, कम्युनिकेशन काफी डेप्थ में है, तो आप ये रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो उनके लिए एक बेनिफिट है। लेकिन अदर ब्रांच वाले इस टॉपिक को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में ही आपको स्टडी करना है इस टॉपिक को। तो आपको ना ये बात ध्यान में रखनी है कि इस टॉपिक से आपको भागना नहीं है। इस टॉपिक में हम क्लास में इस तरह से स्टडी करेंगे, मैं आपको इस तरीके से यहां पर पढ़ाऊंगा कि आपको ना इस टॉपिक से जितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं वो सारी की सारी कवर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारा यहां पर टारगेट रहने वाला है। तो यहां पर ना बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो सीडीएफ, पीडीएफ, पीएमएफ, इनका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए और इनमें ही हम प्रॉब्लम करेंगे, मेन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एवरेजेस पे भी हम प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन सीडीएफ, पीडीएफ को पहले आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये ना जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम क्लास में बहुत सारी कर लेंगे और आपको ना अपने आप से भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको सीरियस वे में लेना है, इसमें से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को मिक्स करते हुए एक न्यू टाइप की प्रॉब्लम यहां पर जनरेट की जा सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम ही होगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका यूज भी होगा। तो ये बात आप ऑलवेज ध्यान में रखो और डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको सीरियस वे में ही स्टडी करना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, गॉसियन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, ये सारी चीजें आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो इस टॉपिक से आप 1 से 2 मार्क की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप 2 मार्क तक जा सकते हो, 3 तक भी जा सकते हो, लेकिन आप 2 मार्क को एक स्टैंडर्ड लेके चलो, यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अब ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। और जैसे कि अगर मैं डिस्कस करने के लिए जाऊं यहां पर मैकेनिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, तो ये टॉपिक अभी भी आपके लिए है, आपको बहुत डिटेल में से स्टडी करना होगा। तो यहां पर अगर न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में बात करूं मैं, तो देखो जो स्टार्टिंग की जो टॉपिक है लाइक बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, इनमें ना आप 5 to 6 पॉइंट रहते हैं, सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लो, किस तरीके की प्रॉपर्टीज है वो स्टडी कर लो और एक एक दो प्रॉब्लम लगा लो, मोर देन इनफ है। मेन जो लॉजिक होगा वो होगा न्यूटन रैप्सन, जिसमें ना बहुत सारे फॉर्मुलेस बन सकते हैं, बहुत टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। तो न्यूटन रैप्सन पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, उसी में से आप एग्जाम में ना प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हो, तो न्यूटन रैप्सन पे आपको फोकस रखना ही है। और हम क्लास में भी बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और मैं आपको क्लास में ना न्यूटन रैप्सन में फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो वो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए। और इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो जो आपका आगे के जो आपके मेथड्स होते हैं इसमें, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। लाइक मल्टी स्टेप मेथड्स जो हैं उस पर भी आपको फोकस रखना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, इस पे भी आपको एक एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम जरूर लगा लेनी है। बेसिकली इन मेथड्स में फॉर्मुलेस काफी बड़े हो जाते हैं, तो फॉर्मुलेस याद रखने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन हम कुछ इस तरीके से स्टडी करेंगे ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा ना ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ट्रेपेजोइडल रूल या सिम्पसन्स रूल, ये भी ना आपको ध्यान में रखना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूले हैं यहां पर जो याद रखने पड़ते हैं, लेकिन फॉर्मूले इतने सिमेट्रिकल होते हैं कि आप बड़े आराम से याद कर पाते हो।
तो आपको इन पे भी फोकस रखना है और एक एक दो दो प्रॉब्लम आपको लगा लेनी है। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। और यहां पर एक और बात थी, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें ना बेसिकली रिग्रेशन का भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जो रिग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो आप सिविल ब्रांच वाले हो तो आप थोड़ा सा फोकस रखना, इलेक्ट्रिकल में भी है तो आपको फोकस रखना होगा रिग्रेशन वाले कंसेप्ट में। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। तो ये आपका ओवरऑल एक पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। और यहां से अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात भी करूं तो यहां से भी आप 1 से 2 मार्क की प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने एक रेंज में इसलिए बताया है क्योंकि यहां पर अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सिलेबस है। हो सकता है किसी ब्रांच में सिलेबस बहुत कम है तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम आपकी 3 मार्क्स की भी चली जाए, आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की प्रॉब्लम आपकी 3 मार्क्स की चली जाए, ये भी चांसेस है आपके पास। कैलकुलस से प्रॉब्लम 6 मार्क्स की चली जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज सभी टॉपिक से प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट करते ही हो। लेकिन जो कुछ टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से मैं फर्स्ट पे रखूंगा, वो है आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। वो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इनमें से ना प्रॉब्लम के मार्क्स कभी कम नहीं होते हैं, मतलब एक फिक्स पैटर्न है, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहां पर एंड में मैं आपको फिर से यही बोलूंगा कि बेसिकली ना आप जब क्लास करेंगे, लाइव क्लास करेंगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो जिम्मेदारी जो है वो पूरी की पूरी हमारी है, ठीक है। सिलेबस आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना, वो जिम्मेदारी पूरी हमारी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो हमने आपको पढ़ाया है उसको उसी दिन अच्छे से स्टडी करो, और जहां भी डाउट हो, यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां भी डाउट हो आप क्लास में भी पूछो, और क्लास के बाद जब डाउट सेशन भी हो तो उसमें भी आप अपने डाउट जरूर क्लियर करो। इससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखना कि आपको अपने डाउट्स जरूर क्लियर करने हैं फैकल्टीज से। क्लियर है पॉइंट? तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।